अब हम कह रहे हैं नवग्रामशीवाद। नियोग्रामसिज्म। नियोग्रामसिज्म को समझने से पहले हमको किसको समझना पड़ेगा? ग्रामसी को। पहले ग्रामसी को बड़ा बड़ा समझ लेते, लगभग हमारा समझा हुआ है। ग्रामसी जो इटली का एक मार्क्सवादी था, बाद में उसको पकड़ लिया, मुसोलिनी आया तो, और पकड़ के उसको जेल में डाल दिया। वहीं उसकी क्या हो गई? डेथ। और उसी के दौरान उसने लिखी थी प्रिजन नोटबुक। इस प्रिजन नोटबुक में उसने मार्क्सवाद की एक नए तरीके से चर्चा की, और उसने ना समाज की संरचना को बदल के छोड़ दिया। वो कहता है ये तो ठीक था कि लकीली कहां क्रांति हो गई? रूस के अंदर। ये सिर्फ सामर्थ्य या इच्छा शक्ति के बल के ऊपर हुई है। आर्थिक ताकतों ने यहां कोई भूमिका नहीं निभाई। जैसा कि कौन कह के गया था? कार्ल मार्क्स। अगर आर्थिक ताकतें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती तो क्रांति होती ब्रिटेन में, क्रांति होती फ्रांस में, क्रांति होती इटली में, क्रांति होती स्पेन और पुर्तगाल में, जो औद्योगिक देश हैं। यहां तो क्रांति हुई नहीं। तो उसने सोचा यहां क्रांति हुई क्यों नहीं? तो उसने फिर दोबारा विश्लेषण किया इन समाजों का, कि औद्योगिक समाजों का एक विश्लेषण वो जो कौन करके गया था? कार्ल मार्क्स। औद्योगिक समाजों का दूसरा विश्लेषण जो किसने किया? ग्रामसी ने। पहले उस विश्लेषण को समझते ये क्या कहना चाहेंगे ये हम चर्चा कर लेंगे। तो अब ग्रामसी ने औद्योगिक समाजों का विश्लेषण किया है, तो वो वही विश्लेषण है जो उससे पहले कौन करके गया था? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स बोला एक होता है आधार और एक होती है अधिसंरचनाएं। आधार में अपने कोई माथा फोड़ी नहीं करेंगे, उत्पादन के साधन होते हैं, संबंध होते हैं, ये सब कुछ नहीं करेंगे। इसमें कौन से तत्व होते हैं? आर्थिक तत्व होते हैं। और उसने अधिसंरचनाओं को सबको ही क्या मान लिया? एक मान लिया। ग्रामसी ने आते अधिसंरचनाओं के कितने टुकड़े कर दिए? 2 टुकड़े कर दिए। ये बोला अधिसंरचनाएं 2 प्रकार की होती है। एक वो होती है जो कौन सी होती है? नागरिक समाज वाली, सिविल सोसाइटी वाली। और दूसरी अधिसंरचनाएं वो कौन सी होती है? राजनीतिक समाज वाली। ये हमारे जो परिवार होते हैं, हमारे जो स्कूल हैं, हमारे जो विश्वविद्यालय हैं, हमारे जो धार्मिक संस्थान है, वो तो चर्च को जानता, मंदिर मस्जिद को जानता नहीं था। वो तो ईसाई है तो वो चर्च। ये कौन सी संरचनाएं हैं? ये सिविल सोसाइटी है। सिविल सोसाइटी है, ये कब्जा कहां करती है? हमारे विचार पे। ये कब्जा करती है हमारे मस्तिष्क के ऊपर। तो ये हमारे ऊपर कैसा प्रभुत्व रखती है? वैचारिक प्रभुत्व स्थापित करती है। ये हमारे ऊपर सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित करती है। और ये फिर कौन सी है? ये वैधता मूलक होती है। अब पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं कि नागरिक समाज क्या करता है। नागरिक समाज में पूंजीवाद की जय जयकार होती है। परिवार के लोग हैं, स्कूल्स में गुरुजी हैं, विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर हैं, चर्च का पादरी है, ये बड़े बुजुर्ग हैं। ये कहते हैं भाई पूंजीवाद से अच्छा कुछ भी नहीं होता। पूंजीवादी संस्कृति सबसे अच्छी संस्कृति होती है, खुली संस्कृति, योग्यता मूलक संस्कृति, जो सबको बराबर मौके देती है, जहां स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जाता है। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो ये सीधा ये जो बातें कहते हैं कहां हिट करती है? मस्तिष्क में जाके। और ये कैसा प्रभुत्व स्थापित कर लेती है? वैचारिक। अब हम गुलाम हो गए हैं कौन से विचारों के? और हमने एक पूंजीवादी राज्य को क्या दे दी है? वैधता। उसको हमने दिल से स्वीकार कर लिया कि हमारा राज्य है और हमारा क्या कर रहा है? भला कर रहा है। हमें पता ही नहीं चलने देता कि वो हमारा क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है। वो काम कर रहा है पूंजीपतियों के लिए, और मजदूर सोचता है किसके लिए काम कर रहा है? मेरे लिए। वो मुझे 2 रुपए किलो गेहूं दे रहा है? वो मुझे इंदिरा गांधी योजना के तहत घर दे रहा है। वो मुझे सिलेंडर के ऊपर 50 रुपए सब्सिडी दे रहा है जो बंद कर दी है ना। हम ये सोचते रहते हैं।
अभी दे रहा है क्या? 2 रुपए? हाँ, अच्छा, धन्य है। राज्य में सब्सिडी दे रहा है, हम ये सोचते रहते हैं। तो आपने देखा, आप ये इसने कितने लोगों का, कितने खरबों का लोन माफ किया, कभी सोचा आपने? कुछ पूंजीपतियों का खरबों रुपए का लोन हर साल माफ करते हैं ये लोग, या बट्टे खाते डाल देते हैं, उनकी कोई चर्चा ही नहीं करता। हम जय जयकार करते रहते हैं किसकी? राज्य की। राज्य किसका होता है, लेकिन हम बोलते क्यों नहीं? क्योंकि हमारे समझ में ही नहीं आता। तो ये हमारे मस्तिष्क पे कब्जा करते हैं। दूसरा कौन सा होता है? राजनीतिक समाज। इसमें आती है सेना, इसमें आती है पुलिस, इसमें आते हैं न्यायालय। ये क्या करते हैं? ये छुपे रहते हैं पहले। ये किले और दीवारें तो ये होती है, ये पहले ही रोक लेते हैं लोगों को, तुम्हें राज्य के खिलाफ कुछ करना नहीं है। फिर भी कोई कर देना तो फिर कौन सामने आता है? ये बलमुल्लक होती है, ये हमारा शरीर पीटती है, और ये हमारे किस पे कब्जा करती है? मस्तिष्क के ऊपर। तो एक हाथी था, उस हाथी को एक दिन चैन से बांध दिया गया, सांकड़ू बांध दिया, खुंटे गए। हाथी ने क्या किया? कुछ दिन क्या लगाया? जोर लगाया। जोर लगाया तो हाथी उसको तोड़ नहीं पाया, पैर की उसको जंजीर को। एक दिन क्या किया गया? जंजीर उसके पैर में रह गई और वो उखाड़ दिया गया। क्या चीज? वो खूंटा जिससे वो बंधा था, वो पेड़ उखाड़ दिया गया। अब हाथी बिल्कुल ही जोर नहीं लगाता, हाथी वहीं खड़ा रहता है। बताओ क्यों? क्योंकि अब वो मानसिक गुलाम हो चुका है। तो ये मानसिक गुलामी पैदा करता है कौन सा समाज? नागरिक। इसके लिए वो कभी भी पीटता नहीं है, कभी नहीं मारता हमें, बल्कि ये सहमति से जुटाता है कि बताओ बच्चों, बोलो पूंजीवाद की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण मंदिर, बिड़ला मंदिर की जय, है ना? हाँ, बोल रहे ना। तो ये काम करता है, ये काम करता है। तो देखो, कुछ नहीं किया, ये सहमति जुटाता है, बिना मारे हमारे मस्तिष्क पे कब्जा कर लेता है। तो ये दरअसल कौन सा प्रभुत्व है? ग्रामसी। अब हम आ जाते हैं, ये तो हम एक समाज में चर्चा करें। ग्रामसी ने क्या किया? एक समाज की चर्चा करके छोड़ दी, एक देश की चर्चा करके छोड़ दी। हम तो क्या कर रहे हैं यहां? अंतरराष्ट्रीय राजनीति करें। तब हमें क्या करना पड़ेगा? नवग्रामसीवाद करना पड़ेगा। तो अब हम ग्रामसीवाद की बजाय क्या करेंगे? नवग्रामसीवाद। और हमने एक यहां से एक शब्द निकाल लिया, वो होता है वैचारिक प्रभुत्व। किसी का शोषण करने के लिए उसको पीटने की जरूरत नहीं होती, बल्कि क्या करना पड़ता है? उनके मस्तिष्क के ऊपर कब्जा करना पड़ता है। अब हमारे पास नवग्रामसीवाद है। नवग्रामसीवाद है रॉबर्ट कॉक्स का, नवग्रामसीवाद है स्टीफन गिल का, नवग्रामसीवाद है ये मार्क रूपर्ट का, और एक और है रॉबिन्सन का। आप ज्यादा नहीं याद रखें, किसको याद रखें? रॉबर्ट कॉक्स को। नवग्रामसीवाद कहता है कि एक देश दूसरे देश का क्या करता है? आर्थिक शोषण करता है। नवग्रामसीवाद कहता है शोषण करने के लिए ये लेनिन वगैरह कहते हैं साम्राज्यवाद वगैरह की आवश्यकता नहीं है। आपको कुछ नहीं करना होता, दूसरे देशों की आप क्या ले लो? सहमति ले लो, उनके ऊपर क्या स्थापित कर लो? विचार प्रभुत्व स्थापित कर लो, अपनी विचारधारा का प्रभुत्व स्थापित कर लो। तो ये क्या करते हैं? ये कहते हैं ये दो देश है, इनको ध्यान से देखो आप, यूएसए को और यूके को। ये न किसी भी देश को पीटते नहीं है, मारते नहीं किसी भी देश को, बल्कि ये क्या करते हैं? मीडिया के माध्यम से, प्रोफेसर्स के माध्यम से, और ये जो धर्म के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से बार बार हर जगह विश्वविद्यालयों की पुस्तकों के माध्यम से किसकी चर्चा करते हैं? मुक्त व्यापार की। तो संसार के जो अर्थशास्त्री हैं, जो नए नए तैयार हो रहे हैं एमए पढ़ के, जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ के जो राजनेता तैयार हो रहे हैं, हालांकि देखो एक प्रधानमंत्री है इस देश में पहली बार जो क्या पढ़ के आए हैं? राजनीति विज्ञान के एमए करके आए। तो इसका मतलब आप भी क्या बन सकते हैं?
प्रधानमंत्री। एक बेसिक योग्यता, राजनीति विज्ञान तो आनी चाहिए ना उस आदमी। मुक्त व्यापार, अब आपको क्या पढ़ाया जा रहा है बार बार? मुक्त व्यापार की प्रशंसा करवाई जा रही है, तो आप किसको बढ़ावा दोगे? हर एक देश फिर किसको बढ़ावा देगा? मुक्त व्यापार को बढ़ावा देगा। मुक्त व्यापार को बढ़ावा देते ही और अब कौन शोषण शुरू कर देगा? यूके और यूएसए दूसरे देशों का क्या शुरू कर देंगे? शोषण शुरू कर देंगे। अच्छा, अब कहते हैं ये ऐसे कैसे करते हैं? मनमोहन सिंह जी क्या रट के आए थे? एलपीजी। फिर एक और चीज हमने रट ली, वो होती है वाशिंगटन सहमति। ये वाशिंगटन सहमति तो खूब चर्चा की है अपने। ये कौन है? वो जॉन विलियमसन। एक तो उसका नाम याद रखना, ये शब्दावली वाशिंगटन कंसेंस। देखो हम कह क्या रहे हैं? हम कह रहे हैं वैचारिक सहमति, हम इसी पे तो बल दे रहे हैं, वैचारिक सहमति। वैचारिक सहमति का तात्पर्य है कि आपके दिमाग पे कब्जा करके आपकी क्या ले ली गई है? सहमति। अब आप रट रहे हैं कि सबसे अच्छा जो तरीका है विकास करने का वो है जो कौन बता के गया था? जॉन विलियमसन। इस तरीके के तहत अमेरिका प्रचार करता है। लैटिन अमेरिका से पूछा रहा क्या हो रहा है भाई तुम्हारे, क्या तू शोषण कर रहा है? अरे क्या शोषण नहीं कर रहा, मेरे पास एक बहुत जोरदार आइडिया है। वो क्या है? कि वो ये है वाशिंगटन सहमति। वी नहीं कहा कि मैं ना तुम्हें एक योजना देता हूं, कि कौन देगा योजना? आईएमएफ देगा, वर्ल्ड बैंक देगा, और हमारा जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है अमेरिका का वो आपको पैसा देगा, वो आपको आइडियाज देगा। कि क्या आइडियाज दोगे? कि अपनी बाजार को क्या कर दो? खुला, उसका निजीकरण कर दो, उसका उदारीकरण कर दो, उसमें पारदर्शिता ले आओ, और जितने भी सरकारी प्रतिष्ठान है उनको बेच दो। क्या कर दो? विनिवेश कर दो, डिसइन्वेस्टमेंट कर दो। तो निजीकरण कर दो, उदारीकरण कर दो, भूमंडलीकरण कर दो, मुक्त व्यापार ले आओ, पारदर्शिता ले आओ। राज्य के कल्याणकारी कार्य को क्या करो? कम करो या ज्यादा करो? खत्म कर दो उनको, कम कर दो उनको। हर चीज ठेके के ऊपर दे दो, नौकरशाही का आकार घटा दो, ठीक है, और सरकारी चीजों को बेच दो, सरकारी बसें बेच दो, सरकारी कंपनियां बेच दो, सरकारी बैंक बेच दो, उनको प्राइवेट सेक्टर में दे दो। और इससे अच्छा कोई तरीका नहीं हो सकता। लैटिन अमेरिका ने क्या दे दी? पिटा गया उसको, अरे यार ये सही तरीका नहीं आ रहा, ये तो सही तरीका है। सबने सहमति दे दी और मुक्त व्यापार को बढ़ावा दे दिया, एलपीजी ले आए। परिणाम क्या निकला? अमेरिका ने फिर किसको लूट लिया इस नाम के ऊपर? लैटिन अमेरिका को फिर लूट लिया। जैसे उनका बाजार खुला, जैसे उदारीकरण हुआ, भूमंडलीकरण हुआ, अपनी सारी एमएनसीज कहां ठोक दी? वहां ठोक दी। अब वो देशों का शोषण कर रही है। ये जबरदस्ती नहीं किया उसने, उनकी क्या ली थी? सहमति। तब एक पुस्तक पढ़ते हैं नोम चोम्स्की की, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। तो यही है, कंसेंट तैयार की जाती है। तो अमेरिका क्या करता है? मुक्त व्यापार के संदर्भ में कंसेंट तैयार करता है वैश्विक लेवल के ऊपर, और फिर इसके माध्यम से गरीब देशों का क्या करता है? शोषण करता है। अब बताओ ग्रामसी क्या कह रहा था? पूंजीपति शोषण कैसे करते? पहले वैचारिक कंसेंट तैयार करते हैं, पता ही नहीं चलता कब हमारे मस्तिष्क प्रभुत्व में ले लिया, फिर उनका क्या करते हैं? ये शोषण करते हैं। अब ये कहते हैं कि कुछ कुछ शब्दावली है छोटी छोटी, कि अब हुआ क्या है कि जब से एलपीजी वगैरह ये आई है, वाशिंगटन सहमति आई है, तब से संप्रभुता का क्या हो गया है? क्षरण हो गया। बताओ क्यों? अब इससे पूछो भाई, अपनी संप्रभुता कहां है? इससे पूछो मनमोहन सिंह से और तत्कालिक प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी से। वो अगर संप्रभुता को मारो गोली एक बार, अपने को चाहिए पैसा, येन केन और प्रकरण, तो हम सारी वो शर्तें मान लेंगे जो हम पे कौन थोप रहा है? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक थोप रहा है। करना क्या है? स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। देखिए वाशिंगटन सहमति किसके संदर्भ में थी? लैटिन अमेरिका के संदर्भ में। और हमारे दूसरे देशों पे उन्होंने क्या लागू किया? स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट को लागू किया, कि अपने स्ट्रक्चर्स जितने भी हैं, इकोनॉमिक हैं चाहे वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स है, इनका रूप चेंज कर दो। अब तुम क्या करो? बेच दो सारे सामान को, सिस्टम बेच दो सारा ही, निजीकरण कर दो हर चीज का, भूमंडलीकरण कर दो। इससे क्या हुआ? हमारी संप्रभुता क्या हुई? कमजोर हुई। तो ये रॉबर्ट कॉक्स की चर्चा करें हम सारी। इससे क्या हुआ? राज्यों का अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया।
इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ क्या हो गया, स्टेट हो गया। राज्यों का अंतरराष्ट्रीयकरण एक शब्दावली है, ये किसकी देन है, रॉबर्ट कॉक्स की। ये कहता है कि उन्होंने इतना जोरदार माहौल बनाया है 1990 के बाद। आप बताओ 1990 के बाद कौन सा माहौल बना पूरे संसार में, चाहे वो फ्रांसीसी फुकुयामा हो, चाहे कोई से ही हो, सब किसके पक्ष में बोल रहे हैं, उदार पूंजीवाद के पक्ष में बोल रहे हैं। तो ये बोलता है कि अब हाइपर लिबरल ग्लोबलाइजेशन आ गया है। हाइपर लिबरल ग्लोबलाइजिंग कैपिटलिज्म कब, 1990 के बाद बहुत ही भारी लिबरल वैश्विक पूंजीवाद आ गया है। यानी हर जगह किसने पैर पसार लिए हैं, पूंजीवाद ने। कब, 1990 के बाद। फ्रांसिस फुकुयामा क्या कर रहा है, हम उसकी वैसी चर्चा कर रहे हैं कि अब सारी विचारधाराएं हार गई है। अब पूरे संसार में किसका प्रचार हो गया है, उदारवादी व्यवस्था का। उसके सामने कोई टांग अड़ाने वाला नहीं है। ये कह रहा है अब हाइपर लिबरल ग्लोबलाइजिंग कैपिटलिज्म आ गया है, उच्च स्तरीय उदारवादी वैश्वीकृत पूंजीवाद का विकास हो गया। पूंजीवाद संसार के हर कोने में पहुंच गया और ये जबरदस्ती नहीं है, इसके लिए क्या गढ़ी गई है, सहमति ली गई है। भारतीय का आओ, मोदी जी जाते हैं, अटल बिहारी जी जाते हैं, मनमोहन सिंह जी जाते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, और वहां जाके और एमएनसीज के लिए कहते हैं रेड कॉर्पोरेट बिछाएंगे हम आपके लिए, आप आओ। आप जैसे आओगे हम नीचे क्या रख लेंगे, आपके पैरों पे हाथ रख लेंगे, आप हाथों पे चलते आओ, और ऐसे करके हमारा क्या करो, शोषण करो। तो ये क्या है, नव ग्रामसीवाद है। कौन सा शोषण हो रहा है, कौन से शोषण पे बल है, आर्थिक शोषण पे बल है पूरा बल। देखिए आलोचनात्मक में और नव ग्रामसीवाद में अंतर क्या है। लिंकलेटर याद आ रहा है क्या, उसने पैसे का नाम लिया क्या, एक बार भी नहीं लिया। वो कहता है कि राष्ट्र राज्य के माध्यम से नागरिक और गैर नागरिकों का क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है। राज्य तोप सिंह बन के बैठ गए, अन्य सामाजिक संरचनाओं को पीछे धकेल दिया गया। हम सिर्फ राज्य के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमें कौन बता गए, यथार्थवादी कह के गए कि सबसे बड़ी तोप कौन होती है, राज्य होते हैं। वो तो इनकी चर्चाएं करें, और ये सारा बल किसके ऊपर दे रहे हैं, मुक्त व्यापार के पैसे के ऊपर। तो आलोचनात्मक सिद्धांत है वो सामाजिक संरचनाओं को, इनको बल देता है, और ये काय पे बल देते हैं, मुक्त व्यापार और आर्थिक मुद्दों पे बल देते हैं नव ग्रामसीवाद। लेकिन आर्थिक मुद्दों पे बल देने के लिए काय का प्रयोग करते हैं, वैचारिक सहमति और वैचारिक प्रभुत्व का प्रयोग करते हैं। तो ये हमने क्या कर लिया, तो वाशिंगटन सहमति, विलियम्स, नव ग्रामसीवाद, रॉबर्ट कॉक्स, और हाइपर लिबरल ग्लोबलाइजिंग कैपिटलिज्म, और राज्यों का अंतरराष्ट्रीयकरण। 5 या 7 शब्द हैं टोटली, बाकी मुद्दा आपके समझ में आ गया। तो ये हमने कौन सा मुद्दा कर लिया है, नव ग्रामसीवाद कर लिया।